लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। आप कल से देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि पढ़ रहे होंगे कि दिल्ली के निजामुद्दीन में जो तबलीग जमात के लोग हैं वो छिपे हुए थे। करीब इनकी संख्या 1000 के आसपास थी और इनमें कोरोना वायरस की जो संक्रमण है वो पाया गया है, पुष्टि की गई। यहाँ तक कि ये भी बताया गया कि जो तेलंगाना में 6 मौत हुई कोरोना वायरस से, वो इसी तबलीग जमात के लोग थे जो दिल्ली के निजामुद्दीन से यहाँ से इस जमात से गए थे अपने घर को, वहाँ मौत हुई है। और साथ में ये भी बताया गया कि अंडमान निकोबार में जो 10 लोगों की जो पुष्टि हुई है, 10 में से 9 लोग की जो कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, वो 10 लोग यहाँ से इस जमात से गए थे। ये तो आपने सुना, ये तो आपने देखा और ये पढ़ा भी आपने। लेकिन जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो तो आपने ना तो पढ़ा होगा, ना सुना होगा, ना देखा होगा। जो खबर आप देख रहे हैं, जो आपको दिखाया जा रहा है, दरअसल वो खबर है नहीं। जो सच्चाई है, जो अच्छी खबर है, वो आपसे छुपाई जा रही है। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ सिलसिलेवार ढंग से आपके सामने 2 शब्द रख रहा हूँ, 2 शब्द बता रहा हूँ। छिपे होना एक शब्द है, दूसरा शब्द है फंसे होना। और ये 2 शब्दों की कलाकारी और नक्काशी को देखिए कि जो हमारे जो गोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं, इनको कितने खूबसूरती से लिखते हैं। इसके बारे में आपको बताऊंगा, आप चौंक जाएंगे। जिस तरीके से यहाँ पे लोग निजामुद्दीन में 1000 लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि छिपे हुए थे, ये गोदी मीडिया आपको बता रही है। अब चलते हैं आपको लेकर करके जम्मू के कटरा में माता वैष्णो देवी, जहाँ पर 400 बिहार से गए श्रद्धालु अचानक लॉकडाउन होने की वजह से फंस गए। जम्मू के हाईकोर्ट में मामला पहुंचा तो हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया कि ये जो 400 लोग फंसे हुए हैं, इनको उचित मदद पहुंचाई जाए और इन सभी को होटल में रहने के इंतजाम किया जाए। इनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इनकी हर सुविधा का ख्याल रखा जाए। तो ये जम्मू के कटरा की बात है, जहां वैष्णो देवी माता वैष्णो देवी में जो श्रद्धालु बिहार के 400 गए थे, वो वहां पे फंस गए। लेकिन जो लोग देश और दुनिया से के अलग अलग हिस्सों से और देश के अलग अलग राज्यों से तबलीग जमात में आए थे निजामुद्दीन में, वो वहाँ पे फंसे नहीं बल्कि छिपे हुए थे। ये शब्दों की कलाकारी को आप समझिए और देखिए कि हमारे पत्रकार और हमारे जो गोदी मीडिया है वो मुद्दे को किस तरीके से और कितने बेहतरीन और कितने खूबसूरती ढंग से वो डाइवर्ट करते हैं और छुपाते हैं असल मसले को, कि जो उनको बताना चाहिए कि ये लोग यहाँ पे फंसे हुए थे। अब आपको मैं बताता हूँ विस्तार से इन दोनों के जगह के बारे में, खास कर करके तबलीग जमात के बारे में जो बात आ रही है। ये निजामुद्दीन का जो मरकज है, यहाँ आज से नहीं पिछले 100 सालों से, 100 वर्षों से यहाँ पे तबलीग जमात और यहाँ पे जमात होता है। यहाँ पे इस्लाम के बारे में शिक्षा दी जाती है। अब तबलीग जमात क्या है उसके बारे में भी थोड़ा समझ लीजिए। तबलीग जमात वो होती है जहाँ पे इस्लाम के बारे में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि इस्लाम क्या है, उसकी शिक्षा दी जाती है। ये तबलीग जमात है, तो जो पिछले 100 वर्षों से यहाँ पे चल रहा था। और हर रोज यहाँ पे 2000-3000 की भीड़ होती है। कोई 5 दिन के लिए आता है, कोई 2 दिन के लिए आता है, कोई 40 दिन के लिए आता है। यहाँ तक कि विदेश से भी लोग आते हैं। मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, कतर, इन जैसे तमाम देशों से लोग आते हैं। बताया भी जा रहा है कि 16 देश के नागरिक यहाँ पे फंसे हुए हैं, छुपे हुए बताया जा रहा है कि छिपे हुए हैं। आपको साथ में ये भी बता दें कि अगर ये छिपे हुए हैं, जो 16 देश के जो नागरिक हैं, जो विदेशी नागरिक है, इनको वीज़ा कौन देता है इंडिया आने का? और जब वीज़ा जो मिला, जो मंत्रालय से हिंदुस्तान की सरकार, इंडिया के गवर्नमेंट ने उसको वीज़ा दिया, तो आपको तो ये भी पता होगा कि हर गृह मंत्रालय में हर किसी विदेश से आने वाले नागरिकों के बारे में चप्पे चप्पे का पता होता है कि कौन कहाँ है, किस काम से आया है, किस लिए आया है, तो वो छिपे कैसे हैं। और साथ में आपको ये भी मैं बता दूँ, निजामुद्दीन का जो पुलिस स्टेशन है, वो मरकज जहाँ पे ये लोग फंसे, जो बताया जा रहा है छिपे हुए हैं, वो ठीक दोनों का जो वॉल है, जो दीवार है निजामुद्दीन थाने का और मरकज का, वो कॉमन वॉल है। ठीक निजामुद्दीन स्टेशन मरकज के पीछे है। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि एनडीटीवी की खबर के मुताबिक, एक वेबसाइट रिपोर्ट के मुताबिक, 1 मार्च से 15 मार्च तक वहाँ पे एक प्रोग्राम होना था, जहाँ पे देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से 2000 के आसपास लोग शामिल हुए थे, ये एनडीटीवी खबर के मुताबिक। और 16 मार्च को दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री केजरीवाल ये कहते हैं कि दिल्ली में 50 लोगों से ज़्यादा कोई भी एक जगह पे इकट्ठा नहीं होगा। और ये बातें केजरीवाल कहते हैं।
लोगों का जाना सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर 22 मार्च को जनता कर्फ्यू होता है, सब लोग अपने अपने घरों में रहने को हिदायत दी जाती है कि घरों में रहे। यहाँ तक कि भारत के इतिहास में, यहाँ तक मेरे इतिहास में तो पहली बार ट्रेन तक बंद हो जाता है उस दिन, आपने देखा होगा। और प्रेस रिलीज जारी किया गया निजामुद्दीन मरकज की तरफ से, उसमें यह बताया गया कि 24 तारीख को लेटर आता है पुलिस स्टेशन की तरफ से कि आपके यहाँ जो धारा 144 लागू है, उस दिन शाम में अरविंद केजरीवाल ने 22 मार्च के दिन ही धारा 144 लागू कर दिया था। कहा जाता है कि आपने यहाँ भीड़ मत लगाए और धारा 144 का उल्लंघन ना करें। उसके रिप्लाई में, उसके जवाब में 25 तारीख को तबलीग जमात की ओर से एक रिपोर्ट जाता है, एक दरख्वास्त, एक एप्लीकेशन दिया जाता है कि आपके दिशा अनुसार आपने जो हमें हिदायत दी है उसके अनुसार हमने 22 मार्च को ही अपने यहाँ लोगों का आना बंद कर दिया है और जमात को बंद कर दिया है। यहाँ पे किसी तरह की अब स्कूलिंग या किसी तरह की एजुकेशन नहीं दी जा रही है, ये मरकज की तरफ से कहा जाता है। और साथ में ये भी कहा जाता है कि 23 मार्च के दिन हम 1500 लोग जो आस पड़ोस के, जैसे दिल्ली में मरकज है, तो यूपी, बिहार और जो हरियाणा, राजस्थान, ये आस पड़ोस के जो लोग के राज्यों के जो लोग थे वो वैसे 1500 लोगों को हमने भेज दिया है। और साथ में ये भी बताते हैं कि हम धारा 144 का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। और फिर ये भी बताते हैं कि जो लोग आस पड़ोस के थे वो तो चले गए, लेकिन अब ऐसा होता है कि 1000 लोग अब भी फंसे हुए हैं। तो एसडीएम साहब को वो अपील करते हैं कि एसडीएम साहब को पास दे, गाड़ियों का पास दे, ताकि हम इन लोग जो बचे हुए जो लोग हैं, जो फंसे हुए और लोग हैं, मैं उन तक पहुंचा दूं, लेकिन अब तक उनको अपने घरों तक पहुंचा दूं सुरक्षित। लेकिन एसडीएम साहब का कोई जवाब नहीं आता। ये उस लेटर में बात सारी लिखी हुई है जो तबलीग जमात की तरफ से 15 तारीख को, माफ़ कीजिएगा 25 तारीख को लिखा गया था। ये सब बात पुलिस के सामने, पुलिस को रूबरू कराया गया हर एक चीज़ों से कि हमारे यहाँ 1000 लोग हैं और वो लोग जो फंसे हुए हैं उसके मांग के लिए एसडीएम को लेटर लिखा जाता है, एप्लीकेशन लिखा जाता है कि आप हमें पास दे ताकि हम इनको गाड़ियों से घर भेज दें। लेकिन वो उसका पुलिस कोई संज्ञान नहीं लेती, कोई जवाब नहीं देती है वो अब तक। लेकिन अचानक मीडिया में 30 मार्च के दिन ये खबर आती है कि यहाँ पे इतने लोग छिपे हुए थे और कोई धार्मिक सम्मेलन कर रहे थे, जलसा कर रहे थे। तो ये जो बातें आई तो इसको लेकर के लोगों में एक नाराज़गी भी है कि हम तो पुलिस को हर तरह का सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, किसी तरह से की कोई बात छिपी नहीं है। ये छिपाना इसमें कैसी, क्योंकि पिछले 100 वर्षों से यहाँ पे इस्लाम के एजुकेशन, इस्लाम की शिक्षा के बारे में जमात होती है और पूरी दुनिया इसको बारे में अच्छी तरीके से जाती है। यहाँ तक कि गृह मंत्रालय को ये रिपोर्ट यहाँ से जाती है, एक एक आदमी के बारे में बताया जाता है और बगल में थाना है, बगल में पुलिस स्टेशन है, तो फिर किस बात का छिपाना। तो आपको मैंने बताया कि ये शब्दों का खेल है। जब मोदी सरकार की किरकिरी हो रही हर तरफ, क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने अचानक देशबंदी किया, लॉकडाउन किया, बिना कुछ सोचे समझे, किसी तरह का कोई मीटिंग, कोई बैठक, अचानक वो आते हैं और देश बंद कर देते हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश को, 135 करोड़ आबादी वाले देश को बंद कर देना और सिर्फ 4 घंटे की मोहलत देना कि आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाएं। लोग ऐसे में क्या करेगा, हैरान परेशान। तो उन लोगों ने तो पूरी ढंग से आदेश का पालन किया। जो तबलीग जमात के लोग थे, जो मरकज में लोग थे, वो अपने जगह पे रहे। ये तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था, जो वहाँ के प्रशासन, पुलिस प्रशासन था, उनको सोचना चाहिए था कि इनको निकालने के लिए, इनको अलग करने के लिए, इनको एकांत में ले जाने के लिए क्या इंतजाम किया जाए। या फिर इस तरह से मीडिया में जो हवा बनाया गया कि वो छिपे हुए थे, ये एक्सपोज होते हैं। एक हर बार की तरह एक बार फिर ये मीडिया यहाँ पे एक्सपोज होता है। जब मोदी जी की, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनकी बदहाली, बद इंतजामी का पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। अब तक 29 मौतें कोरोना वायरस से हुई है, तो वही 22 मौतें मजदूर भूख और प्यास और शिद्दत से मर चुके हैं। सोचिए, ये जो बताया जा रहा है कि लोग कोरोना वायरस से तो कम मरेंगे, भूख से, प्यास से जो गरीब बेबस लाचार मजदूर हैं वो ज़्यादा मरेंगे। तो अब वो आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। लोगों में एक डर, एक भय ऐसा महसूस हुआ कि वो लोग अपने घरों की ओर रुख कर गए, प्लान कर गए। एक पार्टीशन आज़ादी के समय में देखने को मिला था कि धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था। यहाँ पर आर्थिक रूप से अब ये 2020 में मोदी जी के राज में देखने को मिला कि हज़ारों की कतार में लाखों मजदूर यूपी, बिहार, गुजरात की ओर पलायन कर गए। अब सोचिए कि ये जो नाकामी थी, बद इंतजामी, बदहाली के कारण लोग अपने घरों की ओर पैदल चल पड़े। उन्हें ये भी एहसास नहीं हुआ कि हम कैसे 1000-2000 किलोमीटर पैदल जाएंगे, 1200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। उनको कोई फिक्र नहीं, बस सर पे गठरी और मठरी लेकर के अपने साथ में छोटे बच्चे, वाइफ
पत्नी को लेकर के निकल पड़े। किसको अब तो बिहार पहुंचने का मजदूरों का सिलसिला भी जारी हो गया, सिलसिला भी शुरू हो गया है। लोग पहुंचने भी लगे हैं, कितनों की तबीयत खराब है तो पैरों में छाले पड़ गए हैं। तो ये सब तस्वीर अब आ रही है। तो अब मीडिया को ये लगा कि मोदी जी की जो इमेज जो खराब हो रही है, यहाँ तक कि मोदी ने पहली बार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार माफ़ी तक मांगा अपने 6 साल के कार्यकाल में पहली बार। तो उनको लगा कि ये इमेज बिल्डिंग करने के लिए अब क्या किया जाए। एक कम्युनिटी को टारगेट करना, हर बार की तरह एक बार फिर वो उनको मुद्दा मिल गया कि भाई कम्युनिटी को टारगेट करो। और जो खबरें अभी प्रमुखता से दिखाई जानी चाहिए कि लोगों के घर तक राशन पानी अनाज पहुंच रहा या नहीं पहुंच रहा, जो गरीब है, जो बदहाल है, वो कैसे खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, उनका हल लेने के बजाय मीडिया में क्या चलने लगा, दिन भर से ये डिबेट चल रही है कि ये जो लोग हैं ये धर्म के नाम पर अब भी ऐसा ही करना चाहते हैं, जबकि सरकार ने ये ऑर्डर दिया था, ये हुक्म दिया था, ये हिदायत दिया था कि कोरोना वायरस है, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता। ये देश में अब तक कोरोना वायरस फैलाना चाहते हैं, कोई तो बोले मानव बम बनाना चाहते हैं। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं अपने होश में अपने इतिहास पहली बार कि देश के अलग अलग हिस्सों में पूरे देश की मस्जिदें शांत है, यहाँ तक कि जुमा की नमाज भी नहीं हो रही, मंदिर पूरी तरह से बंद है, चाहे गुरुद्वारा हो वो बंद है, गिरजाघर बंद है। लेकिन फिर इस पे राजनीति, ऐसा क्यों? क्योंकि अभी वक्त है कोरोना वायरस, जो इस वक्त जो वैश्विक संकट आया है, जो महामारी है, उससे लड़ने के ना हिंदू ना मुसलमान, सबको एक साथ होकर करके, एकजुट होकर के लड़ना होगा और हर कोई इसमें सहयोग करा। लेकिन मीडिया का इस तरह से रवैया और इस तरह से गंदा खेल जो फिर से देखने को मिला, ये बड़ा ही शर्मनाक है। ये मीडिया की कलाकारी है कि एक कम्युनिटी को टारगेट करो ताकि जो लोग मजदूर किस हालात में हैं, कैसे हैं, कितने हमारे देश की जो मजदूर हैं जो बड़े तादाद में रोड पर निकल करके आए, तो लोग पूछने लगे कि अरे आप तो हिंदू हृदय सम्राट हो। तो इनकी जब पोल खुली, जब ये एक्सपोज हुए, तो अब समझ में आया, अब नज़र आया इनको कि चलो आप इधर कुछ किया जाए ताकि जो हमारी जो इमेज खराब हो रही है उस पर सुधार लाया जाए। तो यही कलाकारी है, यही इनकी मांग है और इसी तरीके से ये मुद्दे को डाइवर्ट करते हैं। असल मुद्दे गौन हो चुके हैं मीडिया से, जबकि अभी होना चाहिए था गरीबों के बारे में हाल दिखाते, लोगों को राशन पानी मिल रहा है नहीं वो बताते, लेकिन वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है ये मुद्दा और डिबेट हिंदू मुसलमान पे फिर एक बार शुरू हो गया है। ऐसे संकट के घड़ी में भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि फिर क्या हो सकता है। अब मैं आपको पीछे लिए चलता हूँ, 1 महीने पीछे। आपको याद होगा कि दिल्ली का दंगा हुआ, दिल्ली में दंगा भड़का, 53 लोगों की मौत हुई। आज दिल्ली का दंगा जो भड़का तो इसमें आरोप किसके लगने लगी? बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की। अब जब बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो गिरने लगे, अब उनके पास जवाब नहीं बचने लगा, तो अब एक नया काम किया गया उन्होंने। अब वो नया काम क्या कि एक आम आदमी पार्टी के पार्षद निलंबित, खैर उनको पार्टी ने निकाल दिया है, ताहिर हुसैन को खोज के निकाला। अगर आरोपी है कोर्ट फैसला करेगा, कोर्ट में सिद्ध होगा, वो अगर आरोपी है तो वो हो गए, फैसला नहीं। अब वो क्या हो गया, कपिल मिश्रा साफ सुथरे हो गए और फंस कौन गया? ताहिर हुसैन। और ताहिर हुसैन कहाँ है? जेल में। और कपिल मिश्रा कहाँ है? बाहर में। तो इस तरीके से मीडिया का खेल और मीडिया का प्रोपेगेंडा आपने देखा। अब जो कपिल मिश्रा है वो बाहर है, वो खुल करके ट्रेंड का ट्विटर पे हिंदुओं मुसलमानों के खिलाफ हर रोज कुछ न कुछ जहर उगलते हैं और ताहिर हुसैन जेल के अंदर सलाखों के पीछे है। कायदे से जो होना चाहिए था, तो वो आपने देखा कि दिल्ली के दंगे में हमारे मीडिया ने किस तरह से और कितने बेहतरीन ढंग से हिंदू मुसलमान करके रिपोर्टिंग की। अब फिर उसी का दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। 53 लोगों की मौत हुई दिल्ली में, लेकिन खबरें किसकी चलाई गई? सिर्फ एक IB के अफसर अंकित शर्मा की। अब अंकित शर्मा जो मारा गया उसके बारे में बताया गया कि 400 बार चाकू मारे गए, 400 बार 2 से 3 घंटे तक। यहाँ तक कि अमित शाह ने संसद के पटल में लोकसभा में भी कहा कि अंकित शर्मा को 400 बार चाकू मारा गया, बड़ी ही बेरहमी से कत्ल किया गया उसका। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो क्या पता चला? सिर्फ और सिर्फ 12 चाकू मारा गया, मौत हुई। उसका दर्द हमको भी है, हर किसी को है। लेकिन ये सच्चाई बताना, क्योंकि ये मीडिया जो एक्सपोज हो रही है, हर रोज एक्सपोज होती जा रही है, लेकिन इनको शर्म नहीं आता। क्या मीडिया ने माफ़ी मांगा या बताया बाद में कि नहीं अंकित शर्मा को 400 नहीं बल्कि 12 चाकू मारा गया था? आपने नहीं देखा होगा। तो इसी तरीके से मीडिया का काम होता है कि पहले जो तूल पकड़ रहा है मामला हिंदू मुसलमान कर दो और मुद्दे को भटका दो। जो सही मुद्दे हैं और जो सही सवाल है, जो बुनियादी सवाल है, जो लोग पूछ रहे हैं, उसको ख़त्म कर दो, उसको गौन कर दो। और फिर बाद में कौन उनसे पूछने जा रहा है कि अंकित शर्मा को 12 चाकू मारा गया था, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, ख़त्म कहानी। तो इस तरीके से मीडिया की एक फितरत बन गई है, जो गोदी मीडिया है उनकी एक आदत बन गई है। वो तो शुक्र है कि ये कोरोना वायरस चाइना से शुरू हुआ, अगर किसी इस्लामिक कंट्रीज या मुस्लिम देशों से शुरू हुआ होता
तो ये भी कोरोना जिहाद नाम से प्रसिद्ध हो गया होता। बहरहाल मैंने आपको हर एक एग्जाम्पल के साथ दोनों की तफसील से बताया कि क्या कहानी थी, क्या बात थी, और आप बाकी समझदार हैं, बस आप पे छोड़ता हूँ और आप फैसला कीजिए कि क्या हमारे मीडिया आपको सच्चाई से रूबरू करा रही है या नहीं। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।